शांतिपुर गांव में हरीश नाम का एक लड़का रहता था। हरीश का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेती करते थे और मां घर संभालने के साथ साथ खेती में उसके पिता की मदद भी करती थी। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। हरीश अपने घर की आर्थिक स्थिति बदलना चाहता था। वो 10वीं क्लास में पढ़ता था और शाम के वक्त अपने खेत में उगाई हुई सब्जियों को बाजार में बेचा करता था। हरीश बड़ा होकर भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था। वो जब भी किसी फौजी को देखता तो बस एकटक देखता रह जाता। उसे भारतीय सेना की वर्दी, अनुशासन और खास तौर पर अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा बहुत भाता था। एक दिन उसने अपने दोस्त के घर टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखी। परेड में भारतीय जवानों के शौर्य को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद घर जाकर हरीश अपनी माँ से, माँ, माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? क्यों इतना हल्ला मचा रहा है? माँ, मैं सोनू के घर से आ रहा हूँ। उसके घर नया टीवी आया है। हाँ तो हमारी हालत तू जानता नहीं क्या? अपने बाबा से टीवी की बात मत कह देना वरना। अरे माँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे टीवी नहीं चाहिए। मैंने उस पर गणतंत्र दिवस की परेड देखी। क्या शान थी हमारे देश के जवानों की, और क्या जबरदस्त परेड कर रहे थे वो। मैं तो बस देखता ही रह गया माँ। माँ, मुझे भी सेना में जाना है। अच्छा, तो ये बात है। पहले भी न जाने कितनी बार तेरा ये राग सुन चुकी हूं। बेटा, तू हमारा अकेला लड़का है। हमें किसका सहारा है तेरे सिवा? और अगर तू भी। माँ, फौज में नौकरी करने वालों को अच्छी तनख्वाह भी तो मिलती है। मैं हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। और रही बात आप लोगों से दूर रहने की, तो अगर हर कोई ऐसे सोचने लगा तो देश की रक्षा कौन करेगा माँ? बात तो तेरी ठीक है बेटा, पर फौज में नौकरी कब और कैसे मिलेगी उसके बारे में तू कुछ जानता भी है? फिलहाल तो नहीं माँ, पर जल्दी जान लूंगा। आप बस बाबा को मना लेना, ठीक है? इतना कहकर हरीश बाजार में सब्जी बेचने चला गया। बिमला काफी देर तक उसके बारे में सोचती रही। वो दिल से चाहती थी कि हरीश का भारतीय सेना में जाने का सपना पूरा हो जाए, पर वो माँ भी थी। उधर बाजार में हरीश रोज की तरह सब्जी बेचने में लगा था कि तभी वहां एक बस आकर रुकी। उसमें से भारतीय सेना की वर्दी पहने एक हट्टा कट्टा नौजवान उतरा। हरीश ने जैसे ही उसे देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। वो अपनी सब्जी वहीं छोड़कर उस फौजी के पास गया और उससे बोला, साहब जी, जी जी नमस्ते साहब। मैं हरीश हूं। उधर सब्जी का ठेला है मेरा। कुछ खरीद लीजिए साहब। नहीं बेटा, मैं तो यहां किसी काम से आया हूं बस। सब्जी खरीद कर क्या करूंगा? अच्छा, कोई बात नहीं साहब, मत खरीदिए। ये गाजर रख लीजिए, बिल्कुल ताजी है, मेरे खेत की है। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए आपसे। अच्छा ठीक है, लाओ दे दो। अब मुझे साफ साफ बताओ, बात क्या है? क्या कहना चाहते हो? साहब, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं और आपकी तरह मैं भी सेना में भर्ती होना चाहता हूं, पर कैसे ये नहीं जानता। अच्छा बरखुरदार, ये बात है। तो सुनो, 10वीं अच्छे नंबरों से पास कर लो और जुट जाओ कसरत में। करीब 6 महीने बाद पास के ही शहर में भर्ती होने वाली है। अगर दौड़ में कमाल कर गए तो बात बन सकती है, ठीक है? जी अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। मैं जी जान लगा दूंगा। साहब, अपनी गाजर की कसम। हरीश की बात पर राकेश जोर से हंसता है और उसे फौज में भर्ती होने के सारे नियम और तरीके समझा देता है। अगले ही दिन से हरीश ने पूरा ध्यान अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने और 10वीं की परीक्षा पर लगा दिया। वो दिन भर कसरत करता और रात को मन लगाकर पढ़ाई करता। उसका ये जुनून देखकर उसके माँ बाबा भी उसकी तैयारी में उसका पूरा साथ दे रहे थे। हरीश ने 10वीं की परीक्षाएं अच्छे नंबरों से पास कर ली और ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। हरीश सही समय पर भर्ती के लिए पहुंच गया। उसने देखा कि वहां उसके जैसे हजारों बच्चे फौज में भर्ती होने के लिए आए थे, वो भी पूरी तैयारी के साथ। सबने दौड़ने के लिए मजबूत जूते पहने हुए थे, लेकिन उसके पैरों में तो पुरानी और कमजोर सी चप्पलें थी। अगर वो उन्हें पहनकर दौड़ता तो वो जरूर टूट जाती, और उन चप्पलों के अलावा
उसके पास पैरों में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने नंगे पैर दौड़ने का फैसला किया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, हरीश पूरी ताकत से भागा, लेकिन थोड़ी ही दूर भागने पर उसके पैरों में छोटे छोटे कई पत्थर चुभ गए। वो फिर भी भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे दर्द की वजह से उसकी रफ्तार कम होती गई। वो दौड़ में पिछड़ गया, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो सका। हरीश बहुत उदास था। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उन घावों से ज्यादा उसे फौज में भर्ती ना हो पाने का दर्द ज्यादा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी पुरानी चप्पलें पहनकर वापस अपने घर चला गया। अब वो दिन भर चुपचाप रहने लगा। उसकी खुद से उम्मीद टूट गई थी। एक दिन अचानक उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। हरीश ने दरवाजा खोला तो सामने राकेश था, वही भारतीय जवान जिसने हरीश को उस भर्ती के बारे में बताया था। राकेश ने हरीश से कहा, और बरखुरदार, कैसे हो? अरे साहब, आप और मुझ गरीब के घर आइए ना, अंदर आइए। राकेश घर के अंदर आता है। हरीश उसे पानी पिलाता है। फिर राकेश उसके हाथों में एक डिब्बा देता है और कहता है, तुम आज सब्जी बेचने बाजार नहीं गए? वो तो अच्छा हुआ, कई लोगों ने तुम्हारे घर का रास्ता बता दिया। अब चलो वो सब छोड़ो, ये लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं। अब मेरे लिए? साहब, लेकिन मैं कैसे? क्या है ये? बरखुरदार, खोलोगे तब तो जानोगे ना। हरीश उस डिब्बे को खोलता है। उसमें नए जूते थे। उन जूतों को देखकर हरीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राकेश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं उस दिन था वहां पर, मैंने सब देखा। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे तो देश के लिए कैसे लड़ोगे? अगले महीने फिर से भर्ती होगी, लेकिन दूसरे शहर में। और हां, ये लो कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। जान लगा देना इस बार। हरीश राकेश के पैरों में गिर जाता है। राकेश उसे उठाकर गले लगाता है। हरीश इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है और ठीक 1 महीने बाद भर्ती के लिए पहुंच जाता है। इस बार उसे खुद पर पहले से भी ज्यादा भरोसा था और उसके पास नए जूते भी थे। दौड़ जैसे ही शुरू हुई, वो गोली की रफ्तार से दौड़ने लगता है। वो दौड़ में अव्वल आता है। बाकी टेस्ट भी वो आसानी से पास कर लेता है और इसके साथ ही हरीश के जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता है। उसे भारतीय सेना में भर्ती कर लिया जाता है। वो सबसे पहले जाकर राकेश से मिलता है और उसके पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेता है। राकेश उसके लिए बहुत खुश होता है। उसके माँ बाबा भी इस खबर से बहुत खुश होते हैं। हरीश अपने माँ बाबा का आशीर्वाद लेकर अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में होती है। उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी मेहनत से की थी। ठीक उसी तरह कश्मीर में भी वो पूरे जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी निभाने लगता है। एक दिन हरीश अपने 3 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर था। तभी सीमा पार से कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करने लगते हैं। हरीश ने तुरंत वायरलेस पर इस बात की खबर अपने कैप्टन को दी। कैप्टन ने उससे कहा, हरीश, मैं यहां से टीम भेज रहा हूं, लेकिन तब तक तुम्हें अपने दोनों साथियों के साथ उन्हें रोकना होगा। याद रहे, कोई भी बचकर भागना नहीं चाहिए। जी सर। हरीश अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाता है। आतंकवादी 5 थे। हरीश और उसके साथी बिना आवाज किए उनके बिल्कुल नजदीक गए और अचानक उन पर हमला बोल दिया। आतंकवादी भी हथियारों से लैस थे। उन्होंने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। हरीश अपने साथियों के साथ पूरी जांबाजी से लड़ा और उन्होंने मिलकर 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि एक को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक आतंकवादी वहां से भागने लगा। हरीश ने अपने दोनों साथियों को बंदी आतंकी को पकड़कर रखने को कहा। उस आतंकवादी के पीछे भागा। जब हरीश उसके काफी नजदीक पहुंच गया तो उस आतंकवादी ने हरीश पर कई फायर कर दिए। हरीश गोलियों से बचने के लिए जमीन पर लेट गया, लेकिन फिर भी उसके एक पैर में कई गोलियां लग गईं। इस सब के बावजूद वो उठ खड़ा हुआ और उस आतंकवादी को दबोच लिया और तुरंत ही उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। कुछ घंटों बाद बाकी जवान वहां पहुंचे। उन्होंने उस आतंकवादी को कब्जे में लिया और हरीश को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में हरीश के पैर का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जब हरीश को होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया, हरीश, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, हमें गर्व है तुम पर, लेकिन
लेकिन क्या डॉक्टर साहब, क्या बात है? क्या हुआ है? तुम्हारा पैर बुरी तरह से घायल हो गया था। जहर तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारा पैर काटना पड़ा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मेरा पैर! नहीं, नहीं! हरीश खुद पर से चादर हटाता है और अपने कटे हुए पैर को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी राकेश वहां आ जाता है और उसे गले लगाकर उसे चुप कराता है। हरीश रोते हुए उससे कहता है, साहब, देखिए ना, ये क्या हो गया साहब? अब मैं किसी काम का नहीं रहा साहब। मैं कैसे करूंगा अपनी ड्यूटी? कैसे अपने देश के लिए लड़ूंगा मैं? नहीं हरीश, तुमने जो किया है वो बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है। तुम्हारी वजह से ही वो आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। तुमने अपने देश की रक्षा की है, और कौन कहता है कि एक पैर खो देने से तुम बेकार हो गए? तुम अभी भी देश की सेवा कर सकते हो हरीश। पर कैसे? भले ही तुम अब खुद बॉर्डर पर नहीं लड़ सकते, लेकिन अपनी कमी को पूरा करने के लिए नए हरीश तो तैयार कर ही सकते हो ना। तुम अपने जैसे कई बच्चों को रास्ता दिखा सकते हो, उन्हें फौज के लिए तैयार कर सकते हो, और ऐसा करके तुम अपने देश की सेवा ही तो करोगे। जी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ऐसा ही करूंगा। जैसे आपने मुझे हौसला दिया, मैं भी दूसरों को दूंगा। इतना कहकर हरीश राकेश के गले लग जाता है। भारतीय सेना ने पूरे सम्मान के साथ हरीश को विदाई दी। छाती पर मेडल सजाए बैसाखी के सहारे हरीश अपने गांव वापस आता है। उसके माँ बाबा के साथ पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। आंखों में आंसू लिए हरीश अपने माँ बाबा के गले लगता है और अगले ही दिन गांव के स्कूल में जाता है और सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनसे पूछता है, हाँ तो बच्चों, मुझे ये बताओ, आप में से कौन ऐसा है जो भारतीय सेना में जाकर देश के लिए जान की बाजी लगाना चाहता है? वहां पर खड़े सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा करते हैं। हर बच्चे के चेहरे पर देशभक्ति का भाव था और हरीश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। अजय, सुरेश, जाओ जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। अजय, अरे क्या हुआ सुरेश? अरे अरे ये क्या सुरेश, अपना भाई मुसीबत में है, चल जल्दी। अजय और सुरेश अपनी जान बचाकर वहां से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आरिफ को मगरमच्छ के साथ अकेला छोड़कर नहीं गए, बल्कि उसके साथ मिलकर मगरमच्छ का बहादुरी से मुकाबला किया। मगरमच्छ ने तीनों दोस्तों को लहूलुहान कर दिया, लेकिन आखिर में तीनों ने मिलकर उस भूखे मगरमच्छ को मार डाला। तीनों नदी से बाहर आ गए। वो बुरी तरह घायल हो गए थे। तभी आरिफ ने गुस्से में कहा, अबे तुम दोनों पागल हो क्या? मगरमच्छ ने मुझ पर हमला किया था। तुम दोनों को जाने को कहा था ना, फिर क्यों भिड़े उससे? तुझे बचाने के लिए। हाँ, अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या हम जी पाते मेरे भाई? उन दोनों की बातें सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। तीनों दोस्त एक दूसरे के गले लगे और घर की तरफ चल दिए। वो तीनों पास ही के गांव चंदनपुर में रहते थे और एक साथ 10वीं क्लास में पढ़ते थे। अजय और सुरेश दोनों ब्राह्मण परिवारों से थे, जबकि आरिफ एक पठान खानदान से था। बचपन से ही तीनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। हालांकि इनके परिवारों को ये दोस्ती ज्यादा रास नहीं आती थी, लेकिन इन तीनों को एक दूसरे से अलग कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। कई सालों से चंदनपुर गांव सूखे की मार झेल रहा था। गांव के बाकी लोगों की तरह इन तीनों के परिवारों की भी भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तभी एक दिन अजय को कहीं से एक जानकारी मिली और वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और बोला, सुरेश, आरिफ, मुझे मुझे कुछ पता चला है। मुझे, हाँ, उफ। अरे थम जा जरा, ये ले, पहले पानी पी ले। अजय पानी पीता है, फिर उन दोनों से कहता है, अरे सुनो, फौज में भर्ती निकली है। अगले महीने की 10 तारीख को शहर में होने वाली है भर्ती। मैंने सब पता कर लिया है, बस पूरा दम लगाकर दौड़ना है। अच्छी बात यह है कि तब तक अपना रिजल्ट भी आ जाएगा। ये तो वाकई अच्छी खबर लाया तू। चल फिर कल से ही शुरू कर देते हैं कसरत। अगले ही दिन से तीनों दोस्त मन लगाकर फौज में भर्ती के लिए तैयारी में जुट गए।
उन्होंने खूब मेहनत की और उनकी मेहनत रंग भी लाई। तीनों भर्ती के लिए रेस में बढ़िया दौड़े और तीनों ही एक साथ भारतीय सेना में भर्ती कर लिए गए। तीनों बहुत खुश थे क्योंकि अब वो अपने परिवारों का सहारा बन सकते थे और एक साथ भर्ती होने की वजह से तीनों को एक ही यूनिट में रखा गया था। तीनों की पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई। देशभक्ति से लबरेज तीनों दोस्त पूरे जोश के साथ अपनी ड्यूटी निभाने लगे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। तीनों के परिवारों की माली हालत भी सुधरने लगी। एक दिन अचानक दुश्मन देश के सैनिकों ने बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी। अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ अजय, सुरेश और आरिफ भी दुश्मन के खिलाफ मैदान में उतर गए। वो दुश्मन की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन देखते ही देखते दुश्मन सैनिकों ने फायरिंग के अलावा हथगोलों से धमाके करना भी शुरू कर दिया। आरिफ ने महसूस किया कि दुश्मन का एक टैंक भारतीय सेना पर भारी पड़ रहा था। उसने इशारे से अजय और सुरेश को अपने पास बुलाया और कहा, अजय, सुरेश, हम कुछ भी कर लें, जब तक उनके पास वो टैंक है वो हम पर भारी पड़ते रहेंगे। कुछ सोचना होगा यार। सही बोल रहा भाई, वो टैंक हमसे ज्यादा दूर नहीं लग रहा। क्यों ना चुपके से जाकर टैंक को कब्जे में ले लिया जाए। पर कैप्टन साहब इसकी इजाजत देंगे क्या? कैप्टन साहब बहुत दूर है हमसे। उन तक जाएंगे तो पता नहीं कितने साथी शहीद हो जाएंगे। जो करना है जल्दी करना होगा। तीनों एक योजना बनाते हैं। वो बिना फायरिंग किए हुए सिर्फ संगीनों से दुश्मन सैनिकों को मारते हैं और चुपचाप उस टैंक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तब तक भारतीय सेना भी वहां पहुंच चुकी थी, जिसके आसमानी हमलों से डरकर दुश्मन का वो टैंक खुद ही पीछे हो गया। लेकिन उन तीनों को इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। शाम का वक्त था। अंधेरा होने की वजह से उन तीनों को पता ही नहीं चला कि कब वो दुश्मन देश की सीमा में दाखिल हो गए। भारतीय वायुसेना के आ जाने से थोड़ी ही देर में दुश्मन ने घुटने टेक दिए और लड़ाई वहीं थम गई। तीनों दोस्तों को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, वो तुरंत ही झाड़ियों में छिप गए। आसपास की आवाजें और इलाके को गौर से देखने समझने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो दुश्मन के इलाके में हैं। लेकिन वो घबराए नहीं। काफी देर सोचने के बाद आरिफ को एक तरकीब सूझी। उसने अजय और सुरेश से कहा, देखो दोस्तों, लड़ाई थम चुकी है। अगर अपनी सीमा की तरफ बढ़े तो बचना नामुमकिन है, और यहां रुके तो भी मौत पक्की है। मेरे पास एक तरकीब है जो शायद काम आ सकती है। क्या है तेरे दिमाग में? जल्दी बता। जैसा मैं कहता हूं करते जाओ, और एक बात याद रखना, कहीं पर कुछ मत बोलना। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अजय और सुरेश आरिफ की बात मान लेते हैं और दुश्मन देश के 3 ऐसे सैनिकों को चुपचाप झाड़ियों में ले जाते हैं जो लड़ाई में शहीद हो चुके थे। तीनों शहीद सैनिकों का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। वो उन तीनों सैनिकों की वर्दी उतारकर उन्हें अपनी हिंदुस्तानी वर्दी पहना देते हैं और खुद उनकी वर्दी पहन लेते हैं और फिर झाड़ियों से निकलकर जमीन पर लेट जाते हैं। घायल तो वो तीनों पहले से ही थे। फिर अजय और सुरेश बेहोश होने का नाटक करते हैं और सिर्फ आरिफ ही आंखें खोलकर सब कुछ भांपने की कोशिश करता है। फिर अजय और सुरेश बेहोश होने का नाटक करते हैं और सिर्फ आरिफ ही आंखें खोलकर सब कुछ भांपने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में दुश्मन सैनिकों की एक टुकड़ी वहां आ जाती है जो अपने घायल सैनिकों को वहां से इलाज के लिए ले जा रही थी। आरिफ उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे मौला रहम कर, बहुत दर्द हो रहा है, या अल्लाह। उसकी आवाज सुनकर सैनिक उसे इलाज के लिए ले जाने लगते हैं। तभी वो उनसे कहता है, जनाब, ये 2 बाशिंदे भी जिंदा हैं, अभी मेरे सामने ही बेहोश हुए हैं। आरिफ की बात सुनकर वो लोग अजय और सुरेश को भी इलाज के लिए ले जाते हैं। तीनों ने वर्दियों पर लगे बिल्लों पर लिखे नामों को अच्छे से याद कर लिया था। किसी तरह उन्होंने अपनी पहचान को छिपाए रखा और अपना इलाज करवाने लगे। उधर भारत में अजय, सुरेश और आरिफ को शहीद मान लिया गया था। तीनों के परिवारों में मातम छा गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान सिर्फ आरिफ ही लोगों से बातें करता, जबकि अजय और सुरेश मुंह में दर्द का बहाना बनाकर चुप ही रहते। थोड़े ही दिनों में तीनों बिल्कुल ठीक हो गए और तभी अस्पताल की तरफ से उन्हें अपनी यूनिट में रिपोर्ट करने को कहा गया। वो तीनों इस मुश्किल का हल सोच ही रहे थे कि अचानक भगदड़ सी मच गई। आरिफ ने वहां के लोगों से बात की तो पता चला कि भारत के साथ फिर से जंग के हालात बन गए हैं। आरिफ ने धीरे से अजय और सुरेश से कहा, सुनो दोस्तों, पता चला है कि बॉर्डर पर लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। यही मौका है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अजय और सुरेश आरिफ का इशारा समझ गए। उन तीनों ने चुपचाप अस्पताल की एक एम्बुलेंस को हथिया लिया और सीधे बॉर्डर की तरफ चल दिए। बॉर्डर पर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और बहुत हड़बड़ी का माहौल था। तीनों दोस्तों ने इसका फायदा उठाया और दुश्मन की चौकी में उन्हीं के सैनिक बनकर घुस गए।
लड़ाई के लिए उन्हें जैसे ही बंदूकें थमाई गईं, तीनों ने पूरी योजना के तहत दुश्मन के सैनिकों को वहीं मारना शुरू कर दिया। दुश्मन के सैनिक ज्यादा थे और वो सिर्फ 3, लेकिन फिर भी वो सब पर भारी पड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो दुश्मन की पूरी चौकी को शांत कर चुके थे। अब दुश्मन की तरफ से भारत की ओर फायरिंग बंद हो गई थी। ये देखकर भारतीय टुकड़ी के कैप्टन चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक दुश्मन ने फायरिंग बंद क्यों कर दी। उन्होंने तुरंत अपनी दूरबीन मंगवाई और देखा कि दुश्मन देश के 3 सैनिक खुद अपने साथियों पर हमला करते हुए भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय सीमा पर अब नई टुकड़ी तैनात थी, इसीलिए उनके कैप्टन अजय, सुरेश और आरिफ को पहचान नहीं सके। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जवानों, फायरिंग रोक दो, लेकिन बंदूकें तनी रहें। अगर इन तीनों ने जरा भी चालाकी दिखाई तो दाग देना गोलियां। भारतीय जवानों ने ऐसा ही किया। अजय, सुरेश और आरिफ दुश्मन की चौकी पर कब्जा करने के बाद हवा में सफेद कपड़ा लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो भारतीय सीमा के पास पहुंचे, उन्हें बंदी बना लिया गया। कैप्टन विक्रांत ने उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग और यहां आने का क्या मतलब है? सर, नंबर 15978456A, लॉन्स नायक अजय शर्मा रिपोर्टिंग सर। अल्फा कंपनी, राजपूताना राइफल्स। इसी तरह आरिफ और सुरेश ने भी भारतीय सेना से जुड़ी अपनी पहचान बताई। दुश्मन देश की वर्दी में अपने सैनिकों को देखकर कैप्टन चौंक जाते हैं। पहचान बताने के बाद भी वो उन पर भरोसा नहीं करते और उन्हें बंदी बनाकर ही रखते हैं। वो तुरंत ही उनके द्वारा बताई गई पहचान की जांच करवाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जिन 3 सैनिकों का नाम लिया जा रहा है, वो तो पिछली लड़ाई में ही शहीद हो चुके हैं। फिर वो उन तीनों के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो, मैं नहीं जानता कि हमारे 3 जाबाज सैनिकों की जानकारी तुम लोगों को कहां से हासिल हुई, लेकिन उन लोगों की जगह लेने के बारे में सोचकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारे वो तीनों सैनिक देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। अब सच सच बताओ, क्या मंसूबे हैं तुम्हारे? तीनों दोस्त कैप्टन को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाते हैं। पहले तो कैप्टन नहीं मानते, लेकिन उनसे पूछताछ में मिले कई तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद सच सबके सामने आ जाता है। तीनों को तुरंत आजाद कर दिया जाता है और भारतीय सेना उन तीनों के जोश और जज्बे को सलाम करते हुए उनका सम्मान करती है। इलाज के बाद वो तीनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों वापस अपने घर जाते हैं। उनके परिवारों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब ना सिर्फ उनके गांव में, बल्कि पूरे देश में उनकी बहादुरी और पक्की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी थीं।